यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने लास्ट क्लास में? वेंट्स ऑफ Arrhenius इक्वेशन। theory. अच्छा, कॉलिजन थ्योरी से पढ़ना है आज। यस सर, लास्ट वेंट्स ऑफ इक्वेशन पढ़ा था। अच्छा, वांट ऑफ इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन अपन ने देख लिया था, ठीक है। और उसके लिए भी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अपन ने देख ली थी, देख लिया था ना? यस सर। ओके ओके गुड। कोई एक डिस्कनेक्ट हो गया। सर अमीशा ज्वाइन नहीं कर पा रही है सर। क्या हो गया उसको? एक बार बोलो दोबारा। पूरा ऐप ही ब्लैंक है सर, उसके ऐप पे कुछ आ ही नहीं रहा है, लैग है पूरा ऐप। अच्छा, तो उसको अलग से ये लिंक व्हाट्सएप करना पड़ेगा। लेकिन लिंक व्हाट्सएप नहीं कर सकते। एक बार और बोलो, उसको ट्राई करें। सर कल से हम लोग बैठ के यही ट्राई कर रहे हैं, अच्छा, लैपटॉप या फोन। तो अभी आपके साथ हो तो आपके साथ अटेंड कर लेगी वो? नहीं है आसपास? ओके, तो उसको मैंने नंबर दिया है यहाँ पे, एक बार आज बात कर ले। अच्छा, आपकी आज फर्स्ट क्लास है शिल्पी, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है शिल्पी। यहाँ पे माइक का बटन होता है, देखिए माइक का साइन। हेलो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, अभी आ रही है। आपकी फर्स्ट क्लास है आज, राइट? यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है शिल्पी। हमारा आज काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है। तो अभी तक देखो, हमने बेसिक मोल कर लिया है, रेडॉक्स कर लिया है, और ये केमिकल काइनेटिक्स कर लिया है। 3 चैप्टर ऑलमोस्ट हमने। तो आपको इसकी सारी रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक लेक्चर 1 से लेके आज के लेक्चर तक आपका अपना जो आइजेक लर्निंग ऐप है वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप क्या करना, जैसे कि जो बच्चे और भी थे, आप भी की तरह थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, उन्होंने उसको देखा है, जो भी डाउट्स है वो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है ना। साथ के साथ नोट्स बनाते जाना। और मैंने जो असाइनमेंट है, जो मॉड्यूल या शीट है, वो वहां पे क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है, ठीक है। ओके सर। तो एक बार आप सभी अपने अपने वीडियोस ऑन कर दो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। करो फटाफट। गुड। शिवम, शिवम के बाद और कोई ने नहीं किया? यस, आशीष का भी ऑन हो गया, गुड। नेक्स्ट, आदित्य पाटिल, वेरी गुड। पूर्णिमा जी, शिल्पी, कौन रह गया एक? यस, अभिषेक शर्मा। अच्छा, हमेशा ज्वाइन नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। तो पूर्णिमा उसको बोलना, मैं ना रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा, फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले, है ना। कल क्लास में भी अपन डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। आज कॉलिजन थ्योरी हमें पढ़ना है। इससे पहले अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आगे अपन। 1-2 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट the ratio of time for a zero order reaction. Calculate the ratio of time for a zero order reaction if it is completed 25% एंड कंप्लीटेड 60%। यानी आपको 2 टाइम दिए हुए हैं। एक वो टाइम है जिसपे वो कितना परसेंट कंप्लीट हो रही है, 25%। इफ इट इज कंप्लीटेड 25% टू इफ इट इज कंप्लीटेड 75%, सॉरी 60%। यानी 2 टाइम है, इन 2 टाइम का आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करना है। जब वो 25% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और जब वो 60% कंप्लीट हो जाए, दोनों आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों का कुछ नहीं दिया, मतलब दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन को आपको इक्वल मान के चलना है।
हाँ भाई, कुछ आंसर आया किसी का? सर 5/2 है। एक आंसर मिला है मुझे 5/2, मेरा ये ऑप्शन 1 बन जाता है। और कोई? बोलो भाई, जल्दी बोलो। और कुछ आंसर? यस पाटिल साहब। सर 5/4 आता है। एक आंसर मिला मुझे 5/4। ओके, सर 1/4। 1/4 एक ऑप्शन मिला मुझे। ओके, चेक कर लेते हैं। और कोई? यही है ना, वो 2 टाइम का रेशो बताना है। फर्स्ट टाइम आपका क्या है, जब 25% कंप्लीट हो जाए। सेकंड टाइम आपका कौन सा है, जब 60% कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया 2, 5/4 आ रहा है। ये हो गया 1.25, ये हो गया 0.25। चेक कर लें क्या? यस सर। तो देखो, आपका जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ही बोला है मैंने। यस सर। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, देखो जीरो ऑर्डर के लिए होता है एनोड माइनस KT इक्वल टू हमारा AT होता है, राइट। तो जब 25% कंप्लीट हो गया, फर्स्ट बोल रहा है 25% कंप्लीटेड, तो लेफ्ट कितना होगा? 75% है ना। तो ये रिमेनिंग हो गया, यानी हमारा AT क्या बचा? 75। यानी 75/100, जिसको मैं ऑफ एनोड, जिसको मैं 3/4 एनोड लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ रख दिया 3/4 एनोड, 3/4 एनोड इक्वल टू एनोड माइनस K, और ये T कौन सा हो गया, ये 25%। तो यहाँ से सोल्व करके निकाला तो देखो KT 25% इक्वल टू क्या आ गया, एनोड/4। एनोड माइनस 3 एनोड/4 करोगे, इसको इधर ले जाओगे ना सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट। अब सेकंड केस में कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 60% कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो रिमेनिंग कितना होगा, 40% रिमेनिंग होगा। अब 40% रिमेनिंग है, तो बच यानी 80 क्या हो गया, 80 हो गया 40 बाय क्या, 100 ऑफ एनोड। 10/24 आ रहा है सर। आपका आ गया, अब चेंज हो गया आंसर 10/24। नहीं सर, मैंने पहले बार दिया। अच्छा अच्छा, अपने फर्स्ट टाइम दिया, वेरी गुड, फिर करेक्ट है। तो हमारा इस केस में 80 क्या हो गया, 80 हो गया मेरा 4/10 ऑफ एनोड, ठीक है। 100 है ना ये, इक्वल टू एनोड माइनस K T 60%, राइट। तो यहां से देखो K T 60% क्या आएगा, एनोड माइनस 4/10 एनोड, यानी 6/10 एनोड। इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो दोनों को। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो K 25% डिवाइडेड बाय T 60%। देखो K से K कैंसिल कर दिया है मैंने, सीधा 1/4 डिवाइडेड बाय 6/10। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10/24। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/12 भी लिख सकते हो। ये हमारा आंसर है। कहाँ गलतियां की भाई, सिंपल सा ही तो क्वेश्चन था। वो 25% है तो 25% ही तो दिया है मैंने। यस सर, मतलब रिमेनिंग ना लेना था, तो 1/4 करके सॉल्व। अच्छा, अब देखो इसको है ना, एक सिंपल सा आपको ट्रिक भी बताता हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। ट्रिक जो है वो ओनली फॉर किसके लिए है, जीरो ऑर्डर। क्या ट्रिक है कि अगर आपको कोई भी टी निकालना है, लेट्स से टी 40% निकालना है, टी 60% निकालना है, तो सीधा सीधा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/10 एनोड बाय के, ये आ जाएगा 6/10 एनोड बाय के। लेट से आपको टी हाफ निकालना है, टी हाफ मतलब टी 50% हो गया, तो टी 50% मतलब ये हो गया 5/10 एनोड बाय के।
है ना। मतलब आप चाहो तो ऐसे लिखोगे 40/100 है ना, यहाँ लिखोगे 60/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो 50/100, तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है, ये देखो n0/2 के ही आ रहा है ना। तो मान लो t लेट से x% आपको निकालना है, तो जीरो ऑर्डर के लिए आप सीधा क्या कर दो, x/100 इंटू n0/k कर दो, हमेशा आएगा। सर वो t 40% 6/10 आएगा ना। t 40%, 60/100 आएगा ना। नहीं 40/100 ही आएगा। 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब हाँ। रिएक्टेंट अभी 60 बचा है। हाँ बचा है, तो जब आप वो 80 आएगा, मैं 80 नहीं बोल रहा हूँ, 80 आएगा आपका 60/100 ऑफ एनोड, ठीक है। हाँ सर आप टाइम 40% पे कह रहे हो ना सर? हाँ मैं टाइम की वैल्यू बता रहा हूँ, ये जो अपन ने इतना करके सोल्व करके टाइम निकाला ना, हाँ वो ओके डायरेक्टली ओके। अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ट्रिक है। मैं 80 की वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा टाइम की वैल्यू बता रहा हूँ, तो हमारी ये कैलकुलेशन बच जाएगी। हाँ भाई अभी समझ में आता है, यस सर। नोट कर लेना। लेकिन सर ट्रिक, इसको हाँ सर बोलो। इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना कि A0 को 100 ले लेते हैं तो 80 फर्स्ट केस में 75 आ जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल सेकंड केस में 40, तो डायरेक्ट ये बन जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, वेरी गुड। वैसे भी कर सकते हो आप, एनोड को 100 मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज है तो इनिशियल 100 मान लो, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। हाँ आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट आता है, अब देखो अपन ने लास्ट क्लास में एक प्रेशर कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये हटा दूं, सबीर का नोट हो गया ना, साथ के साथ आप लोग नोट करते चलते हो, ये मुझे पता ही है। यस सर। Good. यस सर। तो अब देखो अपन ने एक इस तरह के क्वेश्चन भी किए थे प्रीवियस क्लास में, लेट से a gives b plus 2c। मैंने बोला था इसका इनिशियल प्रेशर p नोड है, t टाइम पे टोटल प्रेशर pt है, अपन ने पूरा डेरिवेशन किया था। तो अगर हमें इनिशियल प्रेशर p नोड दे और t टाइम पे टोटल प्रेशर pt दे, तो आपको याद होगा इसका एक फॉर्मूला भी आता है, kt इक्वल टू क्या लिखोगे, ln, बोलो भाई, बोलो P0/PT। नॉट बाय पीटी हो जाएगा सर, और क्या? क्या हो जाएगा। नहीं नॉट ये बाय तो P0 by पीटी हो PT। जाएगा। ये तो टी टाइम पे टोटल प्रेशर है, ए का प्रेशर नहीं है, टोटल प्रेशर है। एट टाइम T। तो पी नॉट बाय पीटी माइनस पी नॉट हो जाएगा, और क्या? पी नोट बाय, हाँ देखो इसको कैसे करोगे आप PT लोग ऐसे, माइनस P0। हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, पी नोट माइनस आप पी करोगे, ये पी बनेगा, है ना, ये 2p बनेगा, ऐसे ही करते हो। फिर पी हाँ टोटल क्या करोगे, हाँ इन सब का एडिशन करोगे तो वो क्या आता है, पी नोट प्लस 2p आता है ना। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या निकालोगे, पी टोटल माइनस पी नोट बाय 2 निकालोगे, राइट। अब आप क्या करोगे, यस। आप उठा के यहाँ रखोगे kt इक्वल टू ln, इनिशियल तो p नोड है और t टाइम पे क्या था, p नोड माइनस p की वैल्यू रख दो, p टोटल माइनस p नोड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे ही ना, ये देखो ये a हो गया, ये b हो गया और ये 2c हो गया। हाँ भाई अपना थोड़ा ये माइक ऑफ कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln, अब एल्शियम लोगे 2 तो 2 ऊपर आएगा, 2p नोड नीचे हो जाएगा, 3p नोड देखो होगा माइनस pt। तो इसका एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, ln n-1 ऊपर लिखो p नोड डिवाइडेड बाय n p नोड माइनस p टोटल, जहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट formed by 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्या इस फॉर्मूले से आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये हमारा ट्रिक वाला फॉर्मूला हुआ है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब आपको क्या दे, इनिशियल प्रेशर पी नोट दे एंड टी टाइम पे टोटल प्रेशर क्या दे दे, पीटी दे दे। क्लियर है। यस सर। अब देखो इसके 1 मोल से बी का 1 मोल और सी का 2 मोल बनता है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई टोटल, 1 + 2 3 हो गई। अब उठा के यहाँ पे रखो, तो देखो क्या ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव हो रहा है क्या,
रखो n इक्वल टू 3, आ रहा है क्या? ये सर आ रहा है, सेम आ आ रहा है। रहा है, सेम आ रहा है ना? तो ये Yes, sir. हमारा क्या हो गया, ट्रिक हो गया। लेकिन ये सिर्फ तभी यूज करना है जब इनिशियल प्रेशर आपको क्या दे दे, पी नोट दे दे, इनिशियल प्रेशर आपको पी नोट दे दे और टी टाइम पे टोटल प्रेशर आपको दे दे। उसके अलावा अगर कोई और केस आए तो मैंने आपको अप्रोच सिखा रखी है, इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, उसी अप्रोच से फिर आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा। तो ये भी Yes. नोट कर लेना ये। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अपन ने देखो लास्ट क्लास में आरएनएस इक्वेशन पढ़ लिया था और अपन ने वांट टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को लास्ट क्लास में, कोई ऐसा वर्ड हाँ, लिखा पढ़ाया तो सर। पढ़ा दिया था ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हो गया। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो एक सिंपल सा हेडिंग डालो, आरएनएस थ्योरी के अंदर अपन है ना आरएनएस थ्योरी की डिफरेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं, जिससे कि अपन ने वांट ऑफ इक्वेशन डिराइव की थी ln k2y। तो लिखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस थ्योरी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस थ्योरी। कोई बताना चाहेगा क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस थ्योरी? यस सर डी बाई डी टी ln k इज इक्वल टू ए बाई आर टी का स्क्वायर सर। वेरी गुड परफेक्ट। तो लिखो इसे d बाय डी टी ln k इक्वल टू ए अपॉन आर टी का होल स्क्वायर, आर टी स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। इसको जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, या क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट ही करोगे, है ना? तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो अपन ने ln k इक्वल टू ln n नॉट a माइनस ये अपॉन आर टी जो भी इक्वेशन निकाली है वो सब इससे डिराइव हो जाएगी। तो ये लिख लेना, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। यानी जब आप क्या करोगे, जब आप इस इक्वेशन को ln k इक्वल टू क्या निकल के आता है अपन का, ln k इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन आर टी था ना? यस सर। हाँ, तो जब आपने ये इक्वेशन डिराइव की थी, अपन ने क्या किया था, ln लिया था दोनों तरफ आरएनएस इक्वेशन का। इसको जब आप क्या करोगे, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on rate of reaction। हाँ भाई, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन को अफेक्ट करता है? नो सर। नहीं, फिर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है या डिक्रीज करता है सर? एक्टिवेशन सर वो एनर्जी, तो एक्टिवेशन Activation एनर्जी को energy। कम करता है बस। हाँ हाँ, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है या अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने हेडिंग डाला है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन काइनेटिक्स। तो देखो मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, है ना? इसके लिए जब हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे या एनर्जी वेरिएट, तो आप क्या करोगे, इसी तरह से डायग्राम बनाओगे। वाई एक्सिस पे आप क्या ले लोगे, एनर्जी ले लोगे, और एक्स एक्सिस पे आप क्या ले लोगे, जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्शन प्रोग्रेशन, यानी ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में। तो मान लेते हैं ये जो पाथ है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। तो एक ऐसी रिएक्शन हुई है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो पाथ है ना, ये पाथ जा रहा है ये विदाउट कैटलिस्ट, यानी जब आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो जो रिएक्शन है वो इस पाथ से जा रही है। क्लियर?
तो यहाँ इस पर अपन लिख देते हैं विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट उस रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ से ले जाता है। आइदर वो इस पाथ से ले जाएगा अगर वो प्रमोटर है, ठीक है, या फिर वो इस पाथ से ले जाएगा अगर वो इनहिबिटर है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया, यानी बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप क्या लिखोगे, ये हो गया विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट अगर वो क्या है, प्रमोटर है। प्रमोटर क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। प्रमोटर तो एक्टिविटी बढ़ा देते हैं ना, आप इसको लिखना पॉजिटिव कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा, और इस पाथ से जाएगा अगर वो कैसा कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, ठीक है, विथ कैटलिस्ट। वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा, स्लो कर देगा, राइट। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि हमें क्या लिखना है, फाइनल आंसर हम क्या लिखें, तो आप क्या लिखोगे, कैटलिस्ट प्रोवाइड, कैटलिस्ट प्रोवाइड an alternate path catalyst provide an alternate path by altering activation energy। अगर प्रमोटर है तो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, और अगर इनहिबिटर है या नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन मेन करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि एनसीईआरटी में भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे कि रिएक्शन चली जाती है, जिससे कि होकर रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। दूसरा ये है, क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, तो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। वो जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन को चेंज करता है उसी रेट से वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी चेंज करता है, ये तो आप सभी को पता होगा। क्लियर है ये सभी पॉइंट्स? यस सर। तो ये इतना लिख लो सर। ये भी कह सकते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को भी कम करता है, ऊपर नीचे होता है सर इससे। हाँ, अल्टर करता है, जरूरी नहीं है ना कम करे, बढ़ा भी तो सकता है। हाँ, हम वही बोल रहा हूँ सर, ऊपर नीचे कर सकता है उसको। हाँ, ऊपर नीचे कर सकता है। तो आपने क्या लिखा, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जरूर लिख लेना, फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। R.M का मतलब है यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म बाय अल्टरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर कहीं पर ये स्टेटमेंट है, जैसे कि आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें लिख दिया प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ, बी ऑप्शन डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, सी ऑप्शन कुछ और, डी ऑप्शन कुछ और, तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ। आपको यही टिक करना है, ठीक है भाई सभी को। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो एनर्जी बैरियर को क्या कर देगा, ऐसे बढ़ा देगा, तो ये इस ऊपर वाले पाथ से जाएगी। पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एनर्जी बैरियर को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो रिएक्शन इस वाले पाथ से जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी। यस भाई, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी, तो सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। कैसे करती है, मान लो कोई O2 है और मॉलिक्यूल हमारा O2 है, तो O2 में ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ना। N2 है, N2 में जो अगर अपन बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। लेट से हम H2 की बात करें
तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। तो जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट चेंज होगा उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाएगी तो हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम ज्यादा एनर्जी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी आपकी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शन विच हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी टेक प्लेस एट फास्टर रेट, बोल सकते हैं? यस सर। तो लिख लेना, reaction which have less activation energy take place with faster rate. और हम क्या लिख सकते हैं, फॉर डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट। जब बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, बाई चांस मान लो अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए 10 मिनट बाद तो दोबारा से रीजॉइन कर लेना, ठीक है? आपको वहां पे ऑप्शन दिख जाएगा। अच्छा, ये तो फर्स्ट पैरामीटर हुआ जिसपे कि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। दूसरा पैरामीटर क्या है जिसपे एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है, वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अभी अभी अपन ने देखा कैसे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट हमारा दो तरीके का हो गया, कौन कौन सा हो गया, एक हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट और एक हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा सर, कम कर देगा। ठीक है? तो अल्टीमेटली वो कम क्या करता है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिक्रीज कर लेता है, ठीक है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जब थ्रेशोल्ड एनर्जी ही डिक्रीज होगी मतलब अल्टीमेटली क्या डिक्रीज हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करेगा, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ा रहा है मतलब अल्टीमेटली क्या इंक्रीज कर रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। देखा था अपन ने ग्राफ, ग्राफिकली दोनों पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट, अच्छा और किस पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करता है, बोलो भाई, क्या और कोई पैरामीटर है जिसपे एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करेगी? तो ये दो ही फैक्टर हैं जिसपे हमारी क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है। क्लियर? सर, हम इससे क्लियर भी कह सकते हैं कि एक्टिवेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में इनवर्स रिलेशन है। बिल्कुल बोल सकते हैं, यही तो लाइन मैंने लिखी है फर्स्ट वाली, कि रिएक्शन विच हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी टेक प्लेस एट फास्टर रेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट शेडिंग डालते हैं। सर, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। देखो, हम टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं मानते, एक्चुअली करता है लेकिन बहुत स्लोली करता है, तो हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है? आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट हम यहाँ पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो हम आंसर क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा क्या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो नहीं कर रहा। क्लियर? और ऐसे कुछ पॉसिबल, अगर पॉसिबल करे तो सर ऐसे तो होना चाहिए ना सर, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होना मॉलिक्यूल चाहिए। इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर वहां पे जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ना, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। बट मैंने आपको क्या बताया, हम क्या मान के चलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है सर यहाँ पे। हाँ यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं नहीं कर कर रहा है। ओके नेक्स्ट, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये भी अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियरली, ये भी समझ लेते हैं। मैक्सवेल एंड
बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कहीं पढ़ा हुआ है, कुछ याद आ रहा है ऐसा? States of थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा सर। हाँ अच्छा, सबने अलग अलग जगह पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चलो देख लेते हैं क्या कर्व है। आप लोगों को ध्यान होगा स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप क्या करते हो, एक ग्राफ ड्रॉ करते हो किस किस के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच में। इधर मैं ले रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इधर मैं क्या ले रहा हूँ, इधर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ। अपन स्टेट ऑफ मैटर वाला ग्राफ समझते हैं। तो आपको पता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, इनिशियली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, आफ्टर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ये मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो वेलोसिटी की वो वैल्यू जहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होते हैं, कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? UMPS। याद आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा। यस yes सर। sir. वेरी गुड। तो ये इसके बाद यहाँ कहीं पर हमारा यू एवरेज आएगा। यू एवरेज की वैल्यू एमपीएस से बड़ी होती है, तो लेट से यहाँ कहीं हमारा यू एवरेज आ गया। और आरएमएस जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज से भी बड़ी वैल्यू शो करती है, तो यहाँ कहीं हमारा है ना आरएमएस आ जाएगा। ये ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। और फिर आपने इसमें दूसरा केस भी देखा होगा कि हमारे पास दो ग्राफ है, एक ये मान लेते हैं टी टेम्परेचर पे है और हम क्या कर रहे हैं, इसको T + 10 डिग्री सेल्सियस पे ड्रॉ कर रहे हैं, T + 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा था कि जो आपके मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, यानी जो पीक है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था। आपको पता है ना वेलोसिटी यू क्या होता है, U = √3RT/m, अगर अपन आरएमएस वेलोसिटी की बात करें, ऐसे ही फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी बढ़ रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अपन ग्रीन लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखो ये जो वेलोसिटी है UMPS, ये UMPS 2 हो गई, ये UMPS 1 हो गई। तो U2 तो इंक्रीज हो गया। U2 इंक्रीज होने के लिए आपको पता है एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ये भी पता है, लिख लेना अगर नहीं पता तो। एरिया अंडर द ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब एरिया अंडर द ग्राफ आपका कांस्टेंट है तो उससे होगा क्या। अब अगर आप जैसे कि क्या करते हो, जैसे कि मान लो आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाना चाहा, तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट आने के लिए डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या हो गया कि वेलोसिटी तो बढ़ गई यहाँ पे, लेकिन उसके लिए फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं, हो रहा है ना। यस सर। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पीक है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक। पीक हमारी डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है। और जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा हो रहा है, ब्रॉडर हो रहा है या नैरो हो रहा है, ब्रॉडर हो रहा है, ये भी हाँ ये भी हमें पता है। तो ये भी पॉइंट्स हमने यहाँ से लिख लिए है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक और ग्राफ बना रहे हैं जो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ही है लेकिन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। तो नेक्स्ट ग्राफ अब बना रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ग्राफ के नेचर में कोई चेंज आएगा क्या, तो अपन ने वेलोसिटी का स्क्वायर किया और उसे हाफ एम सी तो मल्टीप्लाई किया है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
और इधर क्या ले लिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी ले लिया। ठीक है, तो जब आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो अगेन वही दो टेम्परेचर पे हम ग्राफ बना रहे हैं। टेम्परेचर 1 ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। ये टेम्परेचर 2 है, T प्लस कितना 10 डिग्री सेल्सियस पे हमने ग्राफ बनाया। तो ये हमारा T डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ है और ये हमारा T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ है। तो देखो ग्राफ का नेचर तो चेंज नहीं हुआ, पीक आपकी क्या हो गई, वही डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई और ग्राफ क्या हो गया, ब्रॉडर हो गया। लेकिन थोड़ा सा पीक आगे शिफ्ट हो रही है राइट हैंड साइड, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां तक बताओ पहले कोई डाउट? नो सर। ये ग्राफ ड्रॉ करो। अच्छा, और ये एरिया भी अपन शेडेड कर लेते हैं। लेट्स से अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बात करते हैं, तो ये क्या बोलता है,